वेलकम टू वेब क्लास। वेब क्लास में आपका स्वागत है। वी आर इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। आज ट्रेनिंग के बारे में बात करना है। वेलकम बैक। एनआईएसएम 13 के पॉइंट ऑफ व्यू से डेट मार्केट का एक स्मॉल सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनआईएसएम 13 में इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव पढ़नी है हमें, और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव में जो हमने अभी तक एनआईएसएम 5 में सीखा था उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट यहाँ पे है जो हमने आज इस चैप्टर्स में देखने हैं। कॉन्सेप्ट इल्ड के ऊपर में आती है। इल्ड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट के बारे में बात करनी है। देखिए, एनआईएसएम 5A तक का जो स्टैंडर्ड है उसमें इल्ड के बारे में हमारा ये मानना है कि इल्ड जो है दैट्स अ रिटर्न। आप बोलते हैं इल्ड टू मैच्योरिटी, रिटर्न ऑफ ए बॉन्ड इफ हेल्ड टिल इट्स मैच्योरिटी। बॉन्ड के मैच्योरिटी तक आप उसको होल्ड करते हैं तो आपके जो हाथ में रिटर्न आती है, जो आमदनी होती है, उसको इल्ड बोलते हैं। इल्ड आपके 3 प्रकार के कंपोनेंट से बनते हैं। ये सब डिस्कशन पहले हो चुकी थी, आप पीछे के वीडियो देखेंगे तो आपको वहाँ पे पता लग जाएगा। एक कंपोनेंट कूपन होती है, दूसरा कंपोनेंट कैपिटल गेन या लॉस भी हो सकती है, और तीसरा कंपोनेंट रीइन्वेस्टमेंट गेन या लॉस भी हो सकती है। तो ये सब डिस्कशन हमने पिछले वीडियोज़ में किए थे, तो उसकी चर्चा भी हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इल्ड के 3 कंपोनेंट हैं, इल्ड की डिफिनीशंस क्या है, ये सब चर्चा पहले हो चुकी है। आज पढ़ना है हमें लिमिटेशन ऑफ इल्ड कर्व। आपने जब इल्ड के बारे में कॉन्सेप्ट डेवलप किया तो उस वक्त ये मान के चलते थे कि इल्ड जो है एक सैक्रोसेंट नंबर है। आपने इल्ड मतलब आमदनी का जिक्र किया है बॉन्ड में, तो रिटर्न ऑफ ए बॉन्ड इफ हेल्ड टिल इट्स मैच्योरिटी हो गया YTM। फिर आपने वैसे ही करेंट इल्ड पढ़ा था, रिटर्न ऑफ ए बॉन्ड एट द करेंट मार्केट प्राइस। वैसे ही आपने कूपन इल्ड पढ़ी थी, है ना, कूपन इल्ड था रिटर्न ऑफ ए कूपन एट द फेस वैल्यू। हाँ, ये फेस वैल्यू याद रखना है, गलती नहीं करनी है। इन सबों के बारे में जो पहले की जानकारी थी वो ये थी कि ये जो नंबर्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं किसी बॉन्ड के, वो सैक्रोसेंट है। उसको मान करके सारी बॉन्ड की समझदारी, सारी बॉन्ड की व्यवस्था को आपको समझ लेना है। लेकिन आज हमें देखना है कि साहब ये जो आप 3 आपने जो मेजरमेंट के साधन टूल्स आपने डेवलप किए थे बॉन्ड मार्केट के, कि क्या ये सैक्रोसेंट है? नहीं, ये एक्चुअली एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होता है। ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होते हैं ना, इसमें बहुत लिमिटेशन है। हम जब इस डिफिनीशंस को लेके चले थे तो हमने यहाँ पे एजम्पशंस लिए थे। एजम्पशंस का मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि कुछ ऐसी प्रक्रिया है जो कि ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होगी। बॉन्ड मार्केट में वैसी प्रक्रिया उस प्रकार से नहीं होती, इसलिए बोलते हैं कि आपके YTM कैलकुलेशन में, करेंट इल्ड कैलकुलेशन में, कूपन इल्ड कैलकुलेशन में, तीनों में लिमिटेशंस है। और आज का जो चैप्टर है हम लोग इसका ही अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पहले देखेंगे साहब YTM को निकालने के लिए आपने क्या क्या एजम्पशंस लिए थे। 3 एजम्पशंस आपने लिए थे, वो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इससे ही लिमिटेशंस निकल करके आती है। जो पहले मैं यहाँ बना देता हूँ आपके, ये है आपका इल्ड कर्व। नहीं, ये आपने यहाँ पे इल्ड लिखते हैं। ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, इल्ड टू मैच्योरिटी, रिटर्न ऑफ ए बॉन्ड प्लॉटेड इन डिफरेंट टाइम फ्रेम, ऐसा डिफिनीशंस देते हैं हम लोग। तो ये काफ़ी पॉपुलर है। ये सॉवरेन बॉन्ड के लिए हो गए, इसी प्रकार से AAA बॉन्ड के हो गए, इसी प्रकार से AA बॉन्ड के हो गए, इसी प्रकार से ये सारी बातें आपको पहले से मालूम है। चूंकि इसका रेफरेंस आज आने वाला है इसलिए मैं इसकी चर्चा अभी थोड़ा सा कर रहा हूँ। अब आप बोलेंगे लिमिटेशंस क्या है, मतलब आपने क्या क्या एज्यूम किए थे। देखिए, पहला एजम्पशंस तो ये हमारा था उस वक्त में कि जब हम बॉन्ड के बारे में जिक्र करते हैं, YTM के बारे में जिक्र करते हैं, YTM ऑफ ए बॉन्ड के बारे में जिक्र करते हैं, तब ये मान लेते हैं कि यदि बॉन्ड इज कूपन बियरिंग, यदि बॉन्ड में कूपन है तब ये बात होगी। यदि बॉन्ड कूपन बियरिंग है, हम लिखते हैं यहाँ पे कूपन बियरिंग बॉन्ड है, तो हम ये मान के चलते थे कि जो कूपन का कैश फ्लो होगा दैट विल बी गेटिंग रीइन्वेस्टेड एट द सेम इंटरेस्ट रेट। मतलब आपने जब बॉन्ड इश्यू किया तब जो इंटरेस्ट रेट, प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट मार्केट में थी, उस पे पूरे 10 साल 5 साल जो भी बॉन्ड का टेनर है उस समय तक सारे बॉन्ड के कूपन उस पे ही रीइन्वेस्ट होंगे। मतलब मैं आपको फोटो बना के समझाऊं तो बिल्कुल साफ साफ हो जाएंगे। आपने कहा कि साहब ये बॉन्ड है, 10 साल का बॉन्ड है, ठीक है, इस बॉन्ड ने एनुअल कूपन आपको दे रखा है, तो एनुअल कूपन का मैं बना रहा हूं, आपको दिखाई पड़ रही होगी। अब आप ये कहते हैं साहब, आपका एजम्पशंस क्या है, समझिए इस एजम्पशंस को। ये कहता है कि साहब जब 2035 है ये और 2025 ये है, 2025 में इशू किया बॉन्ड को और 2025 में मैच्योरिटी आई बॉन्ड की, तो आपका एजम्पशंस क्या कहता है? आपका एजम्पशंस कहता है कि साहब 2025 में जो बॉन्ड का यील्ड था दैट इज द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट, करेक्ट ना। इस बॉन्ड के, इस रेटिंग के जो बॉन्ड के प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट थे वो आपका बॉन्ड का यील्ड बना 2025 में। अब देखिए एजम्पशंस कहता है कि जो कूपन होंगे अगले 10 वर्ष तक, जो कूपन हम आपको देते रहेंगे, हर साल कूपन देते रहेंगे, तो कूपन से मिलने वाले कैश फ्लो
इसका इन्वेस्टमेंट सेम प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट पे होगा, ये तो संभव ही नहीं है। ये इंटरेस्ट रेट तो घटता बढ़ता है, आपको पता है, आपको पता है इंटरेस्ट रेट घटता बढ़ता है। तो इसलिए ये मान लेना कि आपके कैश फ्लो जो कूपन के हो रहे हैं उसका रीइन्वेस्टमेंट सेम इंटरेस्ट रेट पे होगा, ये पूरी तरीके से फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग थी, फ्लॉड, गलत हो गया। लेकिन ऐसा मानते हैं, इसका मतलब हमने क्या मान के रखा, हमने मान के रखा कि रीइन्वेस्टमेंट रिस्क होगी ही नहीं, रीइन्वेस्टमेंट रिस्क के बारे में जिक्र ही नहीं मानते हैं। आप ये मान के चलते हैं कि ना इन्वेस्टमेंट गेन होगा ना इन्वेस्टमेंट लॉस होगा। क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट गेन और इन्वेस्टमेंट लॉस होगा? क्योंकि जब आपने मान लिया कि साहब इंटरेस्ट रेट में बदलाव ही नहीं आएगी, कूपन के कैश फ्लो का इन्वेस्टमेंट सेम प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट पे होगा, ना इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे ना इंटरेस्ट रेट घटेंगे, तो न इन्वेस्टमेंट गेन होगा न इन्वेस्टमेंट लॉस होगा। तो ये पहला जम्पसन आपका था जो कि बिल्कुल गलत थी। इसलिए जब हमने एक दूसरे प्रोग्राम में आपसे जिक्र किया तो बॉन्ड इम्यूनाइजेशन के बारे में बताया था, उसका डिटेल चर्चा और न्यूमेरिकल्स हम आगे करेंगे जब एनआईएसएम 22 मॉड्यूल में जाएंगे, तो यहाँ पे दरकार नहीं है इसका, यहाँ पे दरकार नहीं है इसके। तो इन्वेस्टमेंट रिस्क के बारे में आपने मान लिया कि साहब एक तो ये कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ है कि आपके ऑल द कूपन शैल बी गेटिंग इन्वेस्टेड एट द सेम प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट, ये तो गलत कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट आपने ये मान लिया कि साहब बॉन्ड जो है, इस बॉन्ड में आपने जब इशू किया तो उसकी एक रेटिंग करवाएंगे। हाँ बिल्कुल रेटिंग होगी उसकी। अभी रेटिंग किया तो मान लेते हैं बॉन्ड ट्रिपल ए के थे, ये है बॉन्ड ट्रिपल ए या डबल ए या सिंगल ए, जो भी आपके बॉन्ड होंगे। अब देखिए एजम्पशन क्या था, एजम्पशन कहता है कि ड्यूरिंग लाइफ टाइम ये बॉन्ड ट्रिपल ए में इशू हुई है तो ट्रिपल ए में ही मैच्योर करेगी। मतलब बॉन्ड में किसी प्रकार का डाउनग्रेड रिस्क हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ज़्यादा डाउनग्रेडिंग नहीं होती है, ये बात भी सही है। यदि आप डाटा को देखते हैं तो एनआईएसएम 22 मॉड्यूल के बुक में आपको डाटा भी दिया हुआ है, अराउंड 5% से 10% मैक्सिमम चांसेस हैं कि डाउनग्रेडिंग ऑफ बॉन्ड हो जाए, 5 से 10%। इससे भी कभी कभी कम होते हैं। यदि नीचे के बॉन्ड में जाएंगे तो शायद 5% ही हो, थोड़ा ऊपर के बॉन्ड मतलब डबल ए, सिंगल ए, ट्रिपल बी में जाए तो ये रेटिंग शायद ये परसेंटेज 7.5%, 10% चला जाए। सिंगल नॉट डाउनग्रेड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो डाउनग्रेड हो सकते हैं, 8-10% चांसेस हैं। लेकिन यील्ड का जब हम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं तो हम ये मान के चलते हैं, जम्पसन सुनिए, कि यदि बॉन्ड ट्रिपल ए में इशू हुई है तो वो मैच्योरिटी भी उसकी ट्रिपल ए में ही होगी, डबल ए में इशू हुई है तो डबल ए में ही मैच्योरिटी होगी। मतलब देयर इज नो एलिमेंट ऑफ डाउनग्रेड रिस्क। डिफॉल्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, डिफॉल्ट इन ए सीवियर कंडीशन, डाउनग्रेड इन सीवियर कंडीशन इज गोइंग टू बिकम डिफॉल्ट, ये आपको पता है। डिफॉल्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं डाउनग्रेडिंग ऑफ बॉन्ड। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो क्या यील्ड में कंसीडर करते हैं? बिल्कुल ही नहीं करते हैं। तो सेकंड एजम्पशन ये भी है कि जो डाउनग्रेड रिस्क है उसका भी हमने कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं किया यील्ड को निकालते वक्त में। तो ये भी यील्ड इन्वेस्टमेंट रिस्क के बारे में चर्चा नहीं करते हैं और डाउनग्रेड रिस्क के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। जो तीसरी चर्चा नहीं होती है वो होती है कि हम ये मान के चलते हैं कि बॉन्ड का जो ये यील्ड कर्व है ये तो शिफ्ट करेंगे, बाजार में इंटरेस्ट रेट मूव करेंगे तो बॉन्ड के यील्ड बदलेंगे। इंटरेस्ट रेट जब हम शब्द बोल रहे हैं, ध्यान से सुने, इंटरेस्ट रेट जब शब्द हम बोल रहे हैं तो हम बता रहे हैं इकोनॉमी में प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, और बॉन्ड मार्केट का इंटरेस्ट रेट, बॉन्ड मार्केट का यील्ड और इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी का जो इंटरेस्ट रेट है, ये दोनों में बहुत नजदीकी संबंध है। इसकी चर्चा हम बैंकिंग के क्लास में करते हैं। तो आपने कहा ठीक है, इंटरेस्ट रेट का बदलाव होगा तो बॉन्ड का यील्ड बदलेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो बॉन्ड के यील्ड बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट घटेंगे तो बॉन्ड के यील्ड घटेंगे। करेक्ट, ये बात तो हमारी और आपकी माली हुई थी, समझते थे इसको इंटरेस्ट रेट रिस्क में हमने काफी डिटेल में अध्ययन किया हुआ है। अब देखिए एजम्पशन क्या है। एजम्पशन ये है कि आप ये मान लेते हैं कि साहब बाजार में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो पूरा बॉन्ड, मान लीजिए ये जो बॉन्ड थे आपके ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट वाले बॉन्ड थे, इसको मैं लाल रंग से लिख रहा हूं। अब बता रहा हूं साहब, यदि इंटरेस्ट रेट मान लीजिए 1% से बढ़ता है तो आप मानते हैं कि पूरा बॉन्ड अपने कर्व पे, है ना, टेनर पे 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल यूं लगातार, तो पूरे टेनर में बॉन्ड 1% से हर जगह बढ़ती है। इसको बोलते हैं पैरेलल यील्ड कर्व मूवमेंट। हमने ये मान लिया कि बाजार में यदि यील्ड कर्व में बदलाव होगी, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट में बदलाव होती है तो यील्ड कर्व में बदलाव होगी, हाँ होगी, तो ये पैरेलल होगी। ये आपने और हमने मान करके यील्ड कर्व के कॉन्सेप्शन को लिया, पैरेलल यील्ड कर्व मूवमेंट होंगे। तो ये भी कॉन्सेप्ट गलत कॉन्सेप्ट है, ये तो एक्चुअली नॉन पैरेलल, इसकी पढ़ाई करनी है, इसके बाद हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये होते कैसे? ये नॉन पैरेलल होते हैं। तो देखिए ये भी फ्लॉड कॉन्सेप्ट हो गया, ये भी फ्लॉड। तो हमारा जो पूरा कॉन्सेप्ट निकालने का तरीका हुआ, एजम्पशंस जो हमने निकाले यील्ड टू मैच्योरिटी कॉन्सेप्ट के लिए, ये 3 इसके लिमिटेशंस थे।
इसके 3 लिमिटेशंस थे। इस कारण से YTM को सैक्रोसेंट, नॉट ट्रू, आपके बुक में वर्ड लिखा हुआ, इट इज नॉट ए ट्रू डिफिनीशन। इसको याद रखेंगे, सवाल में आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि इज इट ए ट्रू, आप लिखेंगे नॉट ट्रू, ऐसा लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि 3 एजम्पशंस हैं, ये 3 एजम्पशंस आपके सामने लिखे हुए हैं। अब 2 बातें यहां पढ़नी है आपको। एक तो पढ़नी है रेफरेंस के लिए कि फिर यदि ये भी हमारा इतना एजम्पशंस के कारण इतने लिमिटेशंस हैं तो फिर सही क्या है। पहला ये इसका इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, सही क्या है, और दूसरा नॉन पैरेलल यील्ड कर्व, उसकी चर्चा करनी है, उस पर आपको सवाल भी आ सकते हैं। तो पहली बात है कि यदि आपके यील्ड टू मैच्योरिटी कर्व आपको सही डायरेक्शन नहीं दे रही है, सही पिक्चर नहीं दे रहे हैं, आपको मेजरमेंट की सही आकलन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको करना क्या चाहिए या क्या करना चाहते थे, क्या करना चाहिए बॉन्ड मार्केट में? तो जीरो कूपन यील्ड कर्व, ये समझिए। जीरो कूपन यील्ड कर्व एक प्रोसेस है जहां पे हर बॉन्ड को हम छोटे छोटे पट्टियों में बांटते हैं ना, चिट्टियों में, है ना, जीरो कूपन के बॉन्ड में बांटते हैं। इसकी अलग से क्लासेस होंगे जब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, जब FRA के बारे में चर्चा करेंगे, बूट स्ट्रैपिंग के बारे में चर्चा करेंगे, ये चर्चा अलग होगी। तो ये आप समझिए कि एक लंबा बॉन्ड हो, 10 साल 15 साल का बॉन्ड हो, तो उसको एक एक साल के बॉन्ड के जीरो कूपन बॉन्ड में तब्दील करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। अब आप बोलेंगे साहब ये कैसे करते हैं? ये प्रोसेस के बारे में 2009 में फिम्डा ने कोशिश करी थी कि इंडियन मार्केट में जो बॉन्ड हैं उस बॉन्ड का जीरो कूपन यील्ड कर्व हम यदि प्लॉट करके बतावे तो यही बेंचमार्क के तौर पे यूज किया जाता और ये ज़्यादा रेलिवेंट बेंचमार्क बनते। यहाँ पे ये तीनों जो हमारे एजम्पशंस थे, तीनों लिमिटेशंस जो थे हमारे YTM कॉन्सेप्ट के, वो दूर होने की पूरी संभावना थी। 2009 में इसकी शुरुआत हुई, 2011 में ये पूरा प्रोसेस को ड्रॉप कर दिया गया। क्यों ड्रॉप कर दिया गया? टू अराइव एट ZCYC, है ना, आपको बाजार के मार्केट के रेट चाहिए। बाजार में मार्केट में रेट कब मिलेंगे? बॉन्ड मार्केट के रेट कब मिलेंगे? जब बॉन्ड की अच्छी ट्रेडिंग होगी। जब बॉन्ड की ट्रेडिंग अच्छी होगी मतलब बॉन्ड में अच्छी लिक्विडिटी होगी। अच्छी लिक्विडिटी होगी, अच्छी ट्रेडिंग होगी तो आपको पूरे यील्ड कर्व के हर वर्षों के अलग अलग प्रचुर मात्रा में बॉन्ड के बिड एंड आस्क प्राइस मिलेंगे और तब आप जीरो कूपन यील्ड कर्व निकाल पा सकते हैं। तो एक बात तो मालूम चल गया कि YTM तो हमारा एज्यूम्ड है ना, ये एज्यूम्ड फंक्शन, ये एज्यूम्ड है। ये कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल होता चूंकि हम बाजार के रेफरेंस पर, बाजार से हम प्राइसेस लेके आ रहे हैं और उस प्राइसेस से हम बॉन्ड के यील्ड निकालते हैं। लेकिन ये चूंकि इंडिया में हमारे मार्केट, डेट मार्केट हमारी उतनी लिक्विड नहीं है, उतने ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं है, इसलिए प्राइसेस सफिशिएंट क्वांटिटी में मिले नहीं, जिस कारण से इस आइडिया को 2011 में ड्रॉप कर दिया गया। अब तक तो फिलहाल इस पर कोई काम नहीं हुए हैं, जब इसमें काम होंगे तो फिर इसकी चर्चा की जाएगी। अभी तक के लिए इतना ही आपको यहाँ पे ZCYC कर्व को समझना था। फिर आपने कहा ठीक है, ये तो समझ में आ गए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंस तो हमारा है नॉन पैरेलल यील्ड कर्व, तो ये क्या कहता है? तो देखिए हम इसकी चर्चा करते हैं। छोटा सा टॉपिक है नॉन पैरेलल यील्ड कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रैक्टिकल है। जितने भी फंड मैनेजर होते हैं बॉन्ड मार्केट के, वो इसको बहुत ध्यान से देखते हैं। क्यों? बाजार में ये है आपका बॉन्ड। अब आप देखिए बाजार में आपने लिखा यील्ड, यहाँ पे लिखा मैंने मैच्योरिटी, हमेशा ऐसे ही लिखनी है, आपको भी ऐसे सीखनी है। और ये आपने YTM कर्व बनाया, यील्ड टू मैच्योरिटी कर्व बनाई। अब देखिए ध्यान से, आपका ये मानना है कि बाजार में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो बॉन्ड के यील्ड बढ़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। बाजार में इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो बॉन्ड के यील्ड बढ़ने के 2 तरीके हो सकते हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ बाजार में इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है, यील्ड बढ़ रही है, तो बढ़ने के लिए ऐसे भी बढ़ सकते हैं इंटरेस्ट रेट। क्या देखा आपने? या ये बढ़ने के लिए ऐसे भी बढ़ सकते हैं। दूसरे रंग से कर रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे जो मैंने रेड कलर में लिखा हुआ है, ये बॉन्ड, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है तो बॉन्ड की प्राइस गिरेगी, तो इसको बोलते हैं बियर, इसको बोलते हैं बियर। बाजार में इंटरेस्ट रेट यदि बढ़ती है तो बॉन्ड की प्राइस गिरती है, करेक्ट ना? ये इंटरेस्ट रेट रिस्क में आपने पहले सुन रखा था, समझ रखा था, उसी को प्रयोग किया है। तो यदि बाजार में इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, यील्ड बढ़ती है, तो बॉन्ड की प्राइस गिरेगी, इसको बोलते हैं बियर। जो ए है ये कुछ ज्यादा ही स्टीपनिंग हो रही है, स्टीपनिंग हो रही है, इसको बोलते हैं बियर स्टीपनिंग। और जो बी देख रहे हैं ये कर्व कुछ ज्यादा फ्लैट लग रहा हो आपको, है ना, यहाँ पे ग्रोथ ज्यादा हुई, आप देख पा रहे हो। बॉन्ड मार्केट में यहाँ पे शॉर्ट टर्म बॉन्ड के यील्ड 2%, 2.5% यदि बढ़ गए हो यहाँ पे, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड 0.25, 0.5 कम बढ़ा नहीं, इसलिए ये काफी फ्लैट इस कर्व हो गया। तो इसके लिए बी का जो नाम रखा वो रखा बियर फ्लैट।
जो बॉन्ड के फंड मैनेजर होते हैं वो इसका एप्लीकेशन करते हैं कि बॉन्ड के जो पोर्टफोलियो है उसकी ड्यूरेशन को लंबा रखा जाए कि छोटा रखा जाए, रैली अभी आई है, कहाँ आई है या कहाँ आने वाली है, लॉसेस अभी हुए हैं तो शॉर्ट टर्म यील्ड कर्व पे हुए हैं या लॉन्ग टर्म यील्ड कर्व पे हुए हैं। ये पूरी बॉन्ड के जो फंड मैनेजमेंट की क्वालिटी होती है उसके प्रोग्राम में उसके बारे में जब चर्चा करेंगे तो वहाँ देखेंगे। आपको केवल आइडेंटिफाई करनी है कि यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो ये बियर ट्रेंड हुआ, इंटरेस्ट रेट घटती है तो उसको बुल ट्रेंड बोलेंगे। तो अब की बार आपने कहा कि ठीक है इंटरेस्ट रेट घटता हुआ बनाइए बुल ट्रेंड। बुल ट्रेंड का मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट घटेंगे, यील्ड कर्व घटेगी। कैसे घटेगी? घटने के लिए ये ऐसे भी घट सकते हैं और घटने के लिए ये ऐसे भी घट सकते हैं। और आप देख के बता सकते हैं कि साहब जो हमारा सी है और जो हमारा डी है ना, डी में लिखता हूं यहां पे, करेक्ट ना? तो आपने ये बी इसके लिए लिखा है, करेक्ट ना? ये ए इसके लिए लिखा, अब मैं लिखता हूं सी ग्रीन से लिख रहा हूं। तो आपने कहा सी क्या है? अब देखिए इंटरेस्ट रेट घट रही है, बॉन्ड की यील्ड घट रही है, तो ये बुल फिनोमेनन हो गया। इंटरेस्ट रेट घटना, बॉन्ड का यील्ड घटना, बुल फिनोमेनन हो गया। तो बुल तो हुए सी में और ज्यादा ही स्टीपनिंग हो गई, स्टीपनिंग हो गई। तो आपको सवाल इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि इंटरेस्ट रेट में सवाल एक पूछ लेता हूं आपसे, और डी में आपने डी को क्या बोला? डी को आपने कहना है कि साहब जो डी है इस केस में बुल फिनोमेनन तो जरूर नजर आ रही है हमें, लेकिन साथ में ये बॉन्ड फ्लैटनिंग कर्व हो रहा है, कर्व थोड़ा फ्लैटिश हो गया है ना, फ्लैटनिंग कर्व हो रहा है। तो यदि सवाल इस तरह से हो कि चाहे शॉर्ट टर्म बॉन्ड मान लीजिए 3% की हो, लॉन्ग टर्म बॉन्ड यदि मान लीजिए 7% की हो, और नए बॉन्ड 3 से बढ़ करके फर्ज करें 3 ये तो लंबा बढ़ गया है ना, तो 3 से बढ़ के 5% हो और ये 7 से बढ़ करके 7.5% हो, तो आप बोलेंगे साहब शॉर्ट टर्म यील्ड कर्व बहुत 2% बढ़ गए हैं, लॉन्ग टर्म यील्ड तो मात्र 0.5 से बढ़े हैं। तो ये फिनोमेनन बियर फ्लैटनिंग हो गई। डिफरेंस निकालते हैं, 3 and 7 का 4% हुआ और 5 और 7 का 2%। यदि आपके जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो घट रहे हैं तो ये फ्लैटनिंग की निशानी है, और ये बढ़ रहे हैं तो ये स्टीपनिंग की निशानी है। कैसे? देखिए 3 से बढ़ के फर्ज करें ये 3.5 हुए और 7 से बढ़ के ये 9 हो जाए, तो जहां पे गैप था 4, अब गैप कितना हो गया बढ़ करके? ये गैप बढ़ के हो गए 5.5। तो यदि ये बढ़ता है तो उसको बोलते हैं स्टीपनिंग, यदि ये घटता है तो उसको बोलते हैं फ्लैटनिंग। सेम प्रोसेस इधर भी लगाना है, तो बियर में भी वही प्रोसेस, बुल में भी वही प्रोसेस, इसको बोलते हैं स्टीपनिंग एंड फ्लैटनिंग कर्व। इसको समझें, 2-3 बार सुन करके अभ्यास कर ले। तो नॉन पैरेलल यील्ड कर्व एक रियलिटी है, ये ट्रुथ है। जो बाजार के बॉन्ड के फंड मैनेजर होते हैं, यदि इंटरेस्ट रेट घटने वाली हो तो पूछते हैं घटने का इंपैक्ट कहाँ है, शॉर्ट टर्म के बॉन्ड पे हो रही है कि लॉन्ग टर्म के बॉन्ड पे हो रही है। तो किसी ने कहा कि साहब ज्यादा घटने की संभावना जो है वो शॉर्ट टर्म बॉन्ड पे है, तो डायनामिक ड्यूरेशन बॉन्ड फंड जैसे स्कीम्स के बॉन्ड ड्यूरेशन कम कर देते हैं ताकि उनको इंटरेस्ट रेट के गिरने से बॉन्ड का मार्क टू मार्केट बेनिफिट फायदा मिल जाए। अब उसके बाद उनको पता है कि बॉन्ड के यील्ड कर्व में स्ट्रेस आ चुकी है, तो लॉन्ग टर्म के भी बॉन्ड गिरेंगे, अब गिरेंगे, तो अब उन्होंने ड्यूरेशन को चेंज करके शॉर्ट टर्म बॉन्ड को मीडियम टू लॉन्ग टर्म बॉन्ड कर देते हैं। इसको बोलते हैं फंड मैनेजमेंट। ये बहुत बड़ी विषय है, हमने बहुत संक्षेप में आपको बताया इसके एप्लीकेशन क्या है। आपको कोई सवाल नहीं एप्लीकेशन पे आनी चाहिए, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है बियर स्टीपनिंग क्या है, बियर फ्लैटनिंग क्या है, बुल स्टीपनिंग क्या है, बुल फ्लैटनिंग क्या है। जो ये दो प्रोसेस, जो ये दो कॉन्सेप्ट जो हमने आपसे जिक्र किया आज के प्रोग्राम में, एक लिमिटेशन ऑफ यील्ड कर्व और दूसरा नॉन पैरेलल यील्ड कर्व, करेक्ट। ये दोनों को जरा ध्यान से आप सुनेंगे। सुनने के बाद जितने भी सम हैं इससे जुड़े हुए मॉक टेस्ट में जाकर के webclass.in के मॉक टेस्ट में जाएंगे और वहाँ पे आप सम बनाएंगे तो ये आपके हाथ में बिल्कुल सेट हो जाएगा। इतना ही रखते हैं आज के लिए। थैंक यू। You can visit us at our website webclass.in or at our research website research.webclass.in. You will get a lot to know about mutual fund schemes research. We also develop mutual fund distributors websites and you can see it on mfd.webclass.in. You can write to us at my mail id sanatbharadwaj@gmail.com. You can also write at services@webclass.in. My number is 8910492919.